सांझ का समय था। हरिपुर के राजा मलय जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर वह अपने घोड़े से उतरे और बालक के नजदीक जाने लगे। जब राजा उस बालक के नजदीक पहुंचे तो बालक कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूँगा। राजा उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक ने कुछ घबरा कर कहा, आप डरो नहीं, मैं हरिनगर का राजा हूँ। अभी तुम अपनी माँ के चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बियाबान जंगल में तुम अकेले ही अपनी माँ की चिता के पास क्यों खड़े हो? तुम्हारे अन्य संबंधी और रिश्तेदार कहाँ पर हैं? महाराज, मैं और मेरी माँ तो इस वन में अकेले ही रहते थे, परंतु मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरे दादा बीसलगढ़ के अमीर सेठ धन्नामल थे। मेरी माँ और पिताजी ने प्रेम विवाह किया था। क्योंकि मेरी माँ बहुत ही गरीब घर से थी, इसीलिए दादाजी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही एक दिन बगीचे में घूमते हुए मेरे पिता को सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादा दादी ने माँ पर सारा दोष मढ़ दिया कि वो अपशकुनी और मनहूस है, जिसके आते ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। ये कहकर उन्होंने माँ को घर से निकाल दिया। तब मेरी माँ गर्भवती थी। उस समय वो जंगल में आकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। यहीं पर मेरा जन्म भी हुआ। मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि जैसे भी हो मैं गरीबी के जीवन से बाहर निकलकर धनवान बनूं और योग्य बनूं। महाराज, ये शब्द कहते ही मेरी माँ के प्राण निकल गए। उनके जीवित रहते तो मैं बड़ा आदमी बनने का वादा ना कर सका, इसीलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की माँ की आत्मा से वादा कर रहा था। महाराज, ओह बेटा, बड़ी ही दुख भरी कहानी है तुम्हारी। इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा ये बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? आपके साथ महाराज, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। ओह, तब तो मैं आपके साथ बड़ी खुशी से चलने को तैयार हूँ महाराज। और फिर वह राजा के साथ उसके राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुँचने पर रानी ने पूछा, यह कौन है महाराज? महारानी, इसका नाम जय है। आज से यह हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी मन में सोचने लगी, महाराज भी ना जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि ये महल है, कोई अनाथालय नहीं है। महारानी, आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए। महारानी, आज से जय तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही अब तुम्हें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है महाराज। उस रात जय सोचने लगा कि उसकी कितनी अच्छी किस्मत है कि वो राजमहल में पहुंच गया। दूसरी तरफ महारानी सोच रही थी कि जय को महल से निकालने के लिए मुझे कल कुछ करना ही होगा। अगले दिन जब राजकुमार और राजकुमारी के साथ जय को भोजन परोसा गया तो राजकुमार और राजकुमारी को सोने के थाल में भोजन दिया गया, परंतु जय को एक पत्ते पर भोजन परोसा गया, जिससे कि वह नाराज हो गया और बोला, मैं इस पत्ते पर भोजन नहीं करूंगा। रानी ने कहा, क्यों? क्या पत्तल पर तुम भोजन नहीं खा सकते? खा सकता हूँ, पर इस भेदभाव के साथ नहीं। राजकुमार और राजकुमारी जी को सोने के थाल में परोसा गया है और मुझे पत्तल पर क्यों? ऐसी परिस्थिति में मैं केवल सोने के थाल पर परोसा हुआ भोजन ही करूँगा। ओह, गरीब का लड़का और अभिमान राजाओं और महाराजाओं जैसा। खाना हो तो खा, वरना मत खा। खाना तुझे पत्तल पर ही दिया जाएगा। यह सुनकर जय ने कहा, ठीक है रानी माँ, इस महल में मैं अब तभी भोजन करूँगा जब आदर सहित सोने के थाल में भोजन परोसा जाएगा। वह दिन
कभी नहीं आएगा। जय अपमानित सा होकर वहां से चला गया। जय को किसी ने नहीं रोका और वह बोझिल कदमों के साथ महल के बाहर आ गया और वापस उसी जंगल की तरफ चला गया जहां से उसे लाया गया था। इधर जब महाराज महल में आए और उन्हें सारी घटना का पता चला तो उन्होंने रानी से कहा, ओह महारानी, उसे भी सोने के थाल में भोजन क्यों नहीं परोसा गया? महाराज, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहती थी कि वो कितने पानी में है। तो तुमने क्या जाना महारानी, वह अत्यंत ही मगरूर और घमंडी बालक है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। महारानी, बेशक उसे पत्ते पर भोजन परोसकर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु तुमने ये ठीक नहीं किया। वह अभी बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा। कहीं वह महल से चला ना जाए। महाराज, महल का सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है भला? राजा तुरंत जय को महल में ढूंढने लगे, परंतु वह उन्हें महल में नहीं मिला। जय अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा मलय अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल चले। इधर जब जय वापस जंगल में आ रहा था तो रास्ते में उसे एक ऋषि मिल गए जिनका नाम सौमित्र था। उन्होंने जय को देखा तो पूछा, बेटा, इस बियाबान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या घर से भागकर आए हो? नहीं ऋषिवर, ऐसी बात नहीं है। तब जय ने सौमित्र ऋषि को अपनी राम कहानी सुनाई। तब ऋषि ने कहा, तो तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ ऋषिवर, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। बेटा, यहाँ पर रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। ओह, लेकिन महाराज, मैं विद्या कैसे ग्रहण करूँगा? मुझे कौन पढ़ाएगा? मुझ गरीब के पास तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिल्कुल भी धन नहीं है ऋषिवर। बेटा, यदि तू सच्चे मन से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो मेरे साथ चल। मेरे आश्रम में रहकर तू शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ओह ऐसा? पर मैं आपको शिक्षा का मूल्य ना दे सकूंगा ऋषिवर। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता बेटा, वह तो अमूल्य है। जय ऋषि के साथ उनके आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम में रहकर ही जय ने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ वह आश्रम के कामों में ऋषिवर का हाथ भी बटाता था। इसी प्रकार दिन, महीने और साल बीत गए। जय अब एक युवक बन चुका था। तब एक दिन ऋषि ने कहा, जय, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होती है। मुझे इस बात पर सदैव गर्व रहेगा कि तुम मेरे सबसे सुयोग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि के प्रयोग से तुम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जाओ, अपने इस बुद्धि के बल के सहारे जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। गुरु का आशीर्वाद पाकर जय उसी समय आश्रम से बाहर चला गया। उसने निश्चय किया कि वह हरिनगर जाएगा। हरिनगर वही राज्य था जहाँ के राजा ने एक बार बचपन के समय में जय को आश्रय दिया था, परंतु उसकी रानी ने अपमानित करके जय को निकाल दिया था। जब जय हरिनगर में पहुंचा तब उसे मालूम हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए प्रधानमंत्री का पद खाली पड़ा था। राजमहल की राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री के खाली पड़े पद पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना था। जय भी उस समय राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां पर जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे जय बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सेनापति ने कहा, महाराज, प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया है। यह पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। सेनापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक जो रीति चली आई है उसी रीति के अनुसार प्रधानमंत्री के पुत्र शारंग को प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया जाएगा। लेकिन महाराज, क्या शारंग इस पद के योग्य है?
योग्य हो या ना हो, राजकीय रीति के अनुसार यह पद तो शारंग को ही सौंप दिया जाएगा। हम अभी दरबार में इस बात की घोषणा कर देते हैं। तभी जय आगे बढ़ा और उसने कहा, महाराज, समय के साथ साथ पुराने रीति रिवाजों को बदल देने में ही बुद्धिमानी है। कौन हो तुम? मेरा नाम यश है महाराज। मैं प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूँ। किस बूते पर तुम यह पद पाने की इच्छा रखते हो? जय ने राजा मलय के सामने अपना नाम यश बताया था ताकि राजा मलय उसे पहचान ना सकें। और वैसे भी इतने वर्षों के बाद राजा मलय वृद्ध हो चुके थे। तब जय ने आगे कहा, महाराज, आप जैसे चाहें उसी प्रकार से मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है युवक, तुमने राजकीय रीति रिवाजों को बदल डालने के लिए हमें जो सलाह दी है, हम उसको मानते हैं। उस सलाह पर हम तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम शारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम हरिनगर का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राजा मलय के आदेश पर सोने की मयान में रखी हुई 2 तलवारें तुरंत राज दरबार में पेश की गईं। तब राजा मलय ने शारंग को एक तलवार दी और कहा, शारंग, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहां के समीपवर्ती राज्य केसरपुर में जाकर वहां के राजा केसर सिंह को यह भेंट देकर आना है। उसके बाद महाराज ने एक सोने की तलवार यश को दी और कहा, यश, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुरम में जाकर राजा विशाल तक ये भेंट पहुंचानी है। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। जब शारंग उत्तर दिशा में स्थित केसरपुर राज्य के दरबार में पहुंचा तब उसने वहां के राजा से कहा, राजन, मैं हरिनगर के राजा मलय के द्वारा भेजा गया राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए भेंट में ये सोने की तलवार भिजवाई है। राजदूत, तुम्हारे महाराज की ये भेंट हम स्वीकार करते हैं। परंतु जैसे ही महाराज ने तलवार को मयान से बाहर निकाला तो देखा तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। राजा ने कहा, यह क्या? तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ है? राजदूत, इसका क्या अर्थ है? हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ तुम ही बताओ। तब शारंग मन ही मन में सोचने लगा, तलवार की नोक पर लगे हुए इस लाल रंग का आखिर क्या मतलब हो सकता है? मैं इस लाल रंग का मतलब नहीं जानता हूँ। फिर भी इस समय राजा केसर सिंह की बात का उत्तर ना देना ठीक ना होगा। यह सोचकर शारंग ने कहा, हाँ राजन, लाल रंग का यही रहस्य है। या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार कर लें, वरना हमारे महाराज की खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से ना चूकेगी। ये बात है, तुम्हारे राजा को अपने ऊपर इतना घमंड है? जाओ उनसे कह देना कि अब युद्ध भूमि में ही शीघ्र तलवार की धारों का फैसला हो जाएगा। सेनापति जी, राजा मलय ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें चुनौती दी है। तुम आज से ही सेना को संगठित करना शुरू कर दो। बहुत जल्दी ही हम हरिनगर पर आक्रमण करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। ये सुनकर शारंग घबरा कर वहां से चला गया। इधर जय जब विशालपुरम में पहुंचा और वहां के राजा के सम्मुख प्रस्तुत हुआ तो राजा ने कहा, राजदूत, इस अद्भुत भेंट का रहस्य हमारी समझ में नहीं आया। तलवार की नोक पर लगे हुए इस लाल रंग का क्या अर्थ है? तुम ही हमें बताओ। जय उस तलवार के बारे में कुछ सोच में पड़ गया। क्या रहस्य हो सकता है इस तलवार पर लगे हुए लाल रंग का? बहुत सोच विचार के पश्चात उसके होंठों पर मुस्कान दौड़ गई और वह बोला, राजन, हमारे महाराजा आपका अत्यंत ही सम्मान करते हैं। ये तलवार उसी सम्मान का सूचक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाकर हमारे राजा ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि वो और उनका राज्य आपकी मित्रता के लिए खून की एक एक बूंद बहाने से भी नहीं हिचकेगा। ओह, ये बात है। बड़े ही सुंदर विचार हैं तुम्हारे राजा के। राजदूत, मैं तुम्हारे राजा की
इस मित्रता सूचक तलवार को स्वीकार करता हूँ और इसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं भी तुम्हारे राजा का सच्चा मित्र व हितैषी बनने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा तन मन सदैव उनके लिए अर्पित रहेगा। और साथ ही राजा ने कहा, राजदूत, मैं तुम्हें सेना की एक टुकड़ी और बहुमूल्य उपहार तुम्हारे राजा को भेंट के रूप में दे रहा हूँ। धन्यवाद महाराज। जय सेना की उस टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों को लेकर हरिनगर की तरफ रवाना हो गया। इधर केसरपुर की सेना ने हरिनगर की ओर कूच कर दिया। शारंग और जय दोनों ही हरिनगर में पहुंचे। तब राजा ने कहा, कहो शारंग, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बतलाया? तब शारंग ने सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। ओह शारंग, ये तुम क्या कह रहे हो? केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। जी महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया। महाराज, केसरपुर की विशाल सेना हरिनगर की तरफ बड़ी चली आ रही है। ओह, अब क्या होगा? इतनी शीघ्र तो हम अपनी सेना को सुगठित भी नहीं कर सकते। तब वहां पर मौजूद जय ने कहा, महाराज घबराइए नहीं। मैंने विशालपुरम के राजा को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जब जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप सेनापति जी से कहिए कि वो सेना के साथ केसर नगर की सेना का मुकाबला करें। पीछे से मैं अपने साथ लाई हुई सेना की टुकड़ी के साथ केसरपुर की सेना पर आक्रमण कर दूंगा। दो तरफ से हुए इस आक्रमण को केसरपुर की सेना झेल नहीं पाएगी और उस अवस्था में विजय हमारे ही हाथ लगेगी। और वही हुआ जैसा कि जय ने सोचा था। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद महाराज मलय ने शारंग और जय को अपने महल में बुलाया। जय, तुम्हारी वजह से हम जीत हासिल कर सके हैं। हम तुम्हें प्रधानमंत्री का कार्यपद सौंपते हैं। शारंग ने कहा, महाराज, यह तो आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंटों का अलग अलग अर्थ निकाला। यश ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि शारंग, तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। तब बताओ, हम तुम्हें हरिनगर का प्रधानमंत्री बनाएं या यश को? शारंग ने कोई जवाब ना दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम यश को हरिनगर का नया प्रधानमंत्री बनाते हैं। इसके बाद उसी रात को यश के प्रधानमंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से यश को भोजन परोसा। प्रधानमंत्री बने हुए यश ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन इस चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। ठीक है, हम उसका भी प्रबंध किए देते हैं। जब जय के लिए सोने की थाली में भोजन परोसा गया, तब जय ने कहा, देख लीजिए महारानी जी, जिस दिन के बारे में कभी आपने मना किया था, आज वह दिन आ ही गया। महारानी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? महारानी जी, याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पूर्व जब जय नाम के एक बालक को आपने पत्ते पर भोजन परोसा था। ओह हाँ, याद आया। उस हठी बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था। उस बालक ने आपसे यह भी तो कहा था कि महारानी जी, अब वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब आदर सहित सोने के थाल में भोजन परोसा जाएगा। हाँ, कहा तो था, लेकिन आपको उन बातों के विषय में कैसे पता है? मैं वही बालक जय हूँ महारानी जी। तुम जय हो? ओह तुम? तब राजा मलय ने महारानी सुनंदा से कहा, देख लो महारानी, जिस बालक को तुमने मगरूर समझा वह आज इस देश का प्रधानमंत्री है। ऐसा ना कहिए राजन, यदि महारानी जी मुझे उस वक्त तिरस्कृत नहीं करती तो मेरे मन में भी ऊंचा उठने की तीव्र लालसा ना जागती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूँ। यह तो
तुम्हारी विनम्रता है प्रधानमंत्री। जय ने कुशलता पूर्वक प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया।